नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं लगातार 5 दिन से गिरावट हो रही है। हमारे सामने जो बजट का इवेंट है वो भी निकल चुका है, मंथली एक्सपायरी भी हो चुकी है वायदा बाजार की, और अब हम पहुंच चुके हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 5 दिन की गिरावट के बाद क्या आज हरा निशान दिखेगा, क्या आज खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा, किन नतीजों के दम पर किन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इन सब पर हमारी मदद करने के लिए रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च रवि सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था, फिर आगे बातचीत को बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए बाजार में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बाजार में कई बार की कोशिश के बाद हमने देखा कि निफ्टी में आखिरकार लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। 5वें दिन लगातार बाजार लाल निशान के साथ ही बंद हुआ, लेकिन हाँ, ये जरूर कहना पड़ेगा कि लोअर लेवल से जो रिकवरी है वो बेहद शानदार देखने को मिली। निफ्टी केवल 7 अंक, सेंसेक्स 109 अंक और बैंक निफ्टी 428 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी बहुत ही शानदार थी। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, 24,210 तक हम इंटरडे में फिसल गए थे, लेकिन लोअर लेवल से 200 अंकों की रिकवरी लेकर 24,400 के ऊपर निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। सेंसेक्स में भी इसी तरह से अगर आप बात करें तो 79,500 के नीचे हम फिसल गए थे, लेकिन क्लोजिंग हुई है 80,000 के आंकड़े के ऊपर, यानी कि 560 अंकों की रिकवरी हमने सेंसेक्स में भी बनती हुई देखी। सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरा, लेकिन लोअर लेवल से इसमें भी करीब 325 अंकों के आसपास की रिकवरी के साथ ही हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। अगर आप सेक्टर्स की बात करेंगे तो शायद आपको कल जैसा ही रुझान ज़्यादा दिखेगा, जिसमें तेल गैस की बात करें, एनर्जी, ऑटो, पीएसयू, कैपिटल गुड्स, ये खरीदारी में सबसे आगे आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जहां पे ये सेक्टर्स जहां पे गिरावट हो रही थी, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको बैंकिंग, चाहे आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, प्राइवेट बैंक्स की बात करें, मेटल, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली। टाटा मोटर्स निफ्टी का स्टार परफॉर्मर था, 6% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिली। ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल तो इनफैक्ट दूसरे दिन कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट हो रही है मजबूती के साथ बंद हुआ। लेकिन एक्सिस बैंक एक एक्सीडेंट था बैंक निफ्टी की जहां तक बात है। इसके अलावा नेस्ले इंडिया नंबर्स पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। इसके अलावा आप एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट नेट था मामला, 1262 चढ़ने वाले शेयर थे, 1219 गिर रहे थे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बुल्स और बियर्स एक तरह से तनातनी का मामला था, बिल्कुल एक टग ऑफ वार जैसी सिचुएशन हमने कल के सेशन में बनती हुई दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप आप देखें, स्मॉल कैप में हमने देखा दिन के दौरान जरूर हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा था, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान के साथ हुई है। दोनों इंडेक्स आप देखें 75 से 130 अंकों की कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। टॉप गेनर्स की अगर आप बात करें तो एमएमटीसी लगातार दूसरे दिन आप देखेंगे 20% का ऊपरी सर्किट लगा। डेटा पैटर्न्स में मजबूती थी। ज्योति लैब जिसके नंबर्स आए थे, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत शानदार थी, उसका फायदा इस स्टॉक में कल के सेशन में आता हुआ दिखा। टॉप लूजर्स में जेके पेपर्स, आधे से ज़्यादा हमने देखा मुनाफे में कमी आ गई, उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखा। गार्डन रीच, वेल्सपन कॉर्प, आईआरएफसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि टॉप लूजर्स में शामिल थे। और वायदा बाजार की ओर चलें तो सिंजीन, एचपीसीएल, पेट्रोनेट एलएनजी दूसरे दिन मजबूत था। ओएनजीसी में भी शानदार तेजी देखने को मिली। और इसके साथ साथ आप देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लूजर्स में सबसे ऊपर था। एमएनएम फाइनेंस, जेएसपीएल, आरबीएल बैंक, ये भी लूजर्स की सूची में शामिल थे। और उसके साथ साथ आप देखिए बाजार में जरूर रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 2 दिन की गिरावट से इंडिया विक्स में भी लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी। 7% से ज़्यादा की बढ़त के साथ इंडिया विक्स में हमने क्लोजिंग आती हुई दिखी। लेकिन कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। रवि सर, हमने देखा कि मंथली एक्सपायरी थी और निफ्टी में हमने देखा लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली। एक बार तो इनफैक्ट हम हरे निशान में आ भी गए थे, लेकिन क्लोजिंग 7 अंकों की कमजोरी के साथ देखने को मिली। तो मंथली एक्सपायरी का दिन और उसके साथ साथ 24,400 के ऊपर की क्लोजिंग, इसको आपने कैसे रीड किया है सर? देखिए, अगर संदीप जी, एक्सपायरी के दिन आपको इतनी वोलेटिलिटी ना दिखे तो फिर इसका मतलब है कि निफ्टी में या फिर आप मार्केट को आप ट्रेड नहीं कर रहे, आपसे दूर से देख रहे हैं। अब इस समय अ, जिस हिसाब से निफ्टी का आपको लेवल दिखाई दिया, देखिए एक चीज क्लियर रखिए कि जब तक निफ्टी 24,300 के नीचे क्लोज नहीं करता है कम से कम 1 से 2 दिन, तब तक निगेटिव ट्रेंड यहां पर नहीं होगा, या फिर ये कहें बड़ी गिरावट नहीं आएगी। और सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। निफ्टी की वोलेटिलिटी को सिर्फ आप कॉल और पुट के जरिए आप एंजॉय कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि आप कॉल और पुट का सीधा सीधा फायदा ले सकते हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की आपने बात करी, देखिए बैंक निफ्टी में भी
हालात ऐसे हैं कि एक तरफ प्राइवेट बैंकों में थोड़ी गिरावट है, लेकिन पीएसयूज में वही चमक यहाँ पर बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ मार्केट में ऐसे घबराहट के भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, कहीं ना कहीं से एक सेंटीमेंट और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा। शायद मार्केट में जब गिरावट आती है तो कुछ ज्यादा ओवर रिएक्शंस आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। और प्लस दूसरा ओवर रिएक्शन वहां से भी देखने को मिलता है जो सोशल मीडिया पे सुबह 7 बजे से मार्केट चालू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट इतना गिरा है, आपका साफ हो जाएगा, मार्केट में एकदम पोर्टफोलियो पे सेलिंग आ जाएगी। जब हम फंडामेंटल ड्रिवन जो इस समय है मार्केट उस पे बैठे हो, रिजल्ट का सीजन चल रहा हो और मार्केट में एक्सपायरी होती, इतनी वोलेटिलिटी वाजिब है, डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऐसा कुछ खतरनाक साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर आपने बैंक निफ्टी की भी बात करी। बैंक निफ्टी अगर आप चार्ट देखेंगे, क्लोजिंग देखेंगे तो 400 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ हुई, लेकिन लोअर लेवल से हमने 300 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी भी देखी है। तो बैंक निफ्टी की अब रिकवरी पे फोकस करें जो लोअर लेवल से हुई है, या फिर गिरावट पे फोकस करें जो 400 अंकों की गिरावट हमने कल देखी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन? देखिए संदीप जी, मैं आपकी बातों से ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेड बताऊं या फिर आपको फ्यूचर में ट्रेड बताऊं। ये आप मुझे क्लियर करें, मैं वही ट्रेड बताता हूँ मैं जानना जिससे तो कि वही आप। चाह रहा हूँ, आप जो कॉल पुट कह रहे हैं मैं उसी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के लिए और इनफैक्ट अगले हफ्ते के लिए कॉल और पुट में कैसे पोजीशन खड़ी की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं देखिए यहाँ पर पहले कॉल पुट की तरफ ही आता हूँ, आपको एग्जैक्ट ट्रेड बताता हूँ। अगर आप अपनी सिचुएशन यहाँ पर बना रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। इस समय आपको 50-400 की जो कॉल है वो करीब 200 रुपए की क्लोजिंग आई है। जैसे ही 250 रुपए के ऊपर निकलती है, बिना सोचे समझे आप इस पे बाय करके चलिए। ये आपको अपसाइड का टारगेट दिखाएगी लगभग 350 रुपए से 400 रुपए का। तो ये है ऑप्शन का ट्रेड। अब जो लोग हेज डालना चाहते हैं और जनरली सेल की रणनीति अपनाते हैं उनके लिए है कि आप यहाँ पर 51, 300 और नीचे साइड पे अगर देखते हैं तो 50-500, ये दो कॉल और पुट, जो लोग कॉल और पुट दोनों सेल करके चलते हैं आउट ऑफ द मनी, वो ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और 1 से 2 दिन यहां पर आपको टाइम वैल्यू का जो है वो फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब जब पुट साइड की भी एक बार को ध्यान रख लेते हैं, पुट साइड की बात करते हैं, उसमें आता है यहां पर हम बात करें तो 51-400 की पुट की बात कर लेते हैं, जो कि इस समय चल रही है लगभग 670 रुपए का क्लोजिंग आया था। अब क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, मार्केट में तेजी है इसलिए इसके टाइम वैल्यू गिरेगी। तो यहां पर जब ये 500 के आसपास आ जाती है तब वहां पर एक बार को साइन बनेंगे। नहीं तो आप सिंपल, अगर आप इतनी कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते तो इस पे ध्यान रखिए, जब 51-400 की पुट 700 के ऊपर जाएगी तो वहां पर थोड़ा सा बाय की पोजीशन बनेगी। और 700 से 700 के अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 820 और 850 ये टारगेट आते हैं, तो एग्जिट कर जाइए। और ये हो गए आपके ऑप्शन के ट्रेड। 3 ट्रेड मैंने दिए हैं, एक कॉल साइड कब बाय करना है, पुट कब बाय करनी है, और दूसरा जो टाइम वैल्यू थीटा डीके लेना चाहते हैं उनके लिए है। अब आ जाते हैं आपके जो फ्यूचर ट्रेड जो सबको ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, इस समय चार्ट पे अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये जो 50-500 है ये एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। और अपर साइड पर रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो वो है 51-450 का। अब रेंज जो है वो है 950 रुपए की। तो आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में आज के ओपनिंग सेशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर ये 50-500, 550 और 600 के बीच अगर जाता है तो वहां पर जैसे ही 50-500 का लेवल तोड़ता है तो आपको सेल साइड जाना है। नहीं तो गैप अगर 5100 के ऊपर रहता है तो आपको बाय साइड जाना है और 51-350 पे धन्यवाद कर देना है। यही से आप पोजीशन को आप बनाकर रखें। तो फ्यूचर ट्रेड नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया रिपीट करके सुनिए, नोट करिए और इन ट्रेड के एग्जीक्यूशन पे पढ़िए। बाकी इधर उधर के सोशल मीडिया और टीवी चैनल की तरफ मत जाइए, फंसेंगे, नुकसान खाएंगे, वापस यहीं आएंगे। चलिए मैं बैठा हूँ ना रिपीट करने के लिए सर, मैं आपको बता देता हूँ पुट साइड के। मैं आपको बता देता हूँ, आपने बोला 51,400 का पुट जो कि 670 के आसपास है, 700 के ऊपर जाए तो आप बाय कीजिए, 820 850 के आपके टारगेट होंगे। और फ्यूचर में आपने कहा है कि 50,500 और ऊपर में 51,450 ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो 50,500 तोड़े तो नीचे में सेल करना है और गैप में 51,000 के ऊपर आपको बाय करना है। फिर उस केस में आपका टारगेट होगा 51,300 रुपये का। सही कह रहा हूँ मैं सर? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात तो हो गई, लेकिन सर बैंकिंग शेयरों की अगर हम बात करें तो
आपको क्या लगता है सर, कितनी लंबी चलने वाली? क्योंकि हर दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई बैंक यहाँ पे एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है। कल का केस था एक्सिस बैंक, जिसके नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस को जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है वो पसंद नहीं आ रही। सिटी ने इसे डाउनग्रेड कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि दिन के दौरान ये शेयर 7% तक गिर गया था। साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको भी शामिल कर लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक भी गिर गया और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कमजोरी देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी नतीजन क्या हुआ? 400 अंकों की कमजोरी लेकर बंद हुआ। तो ये जो बैंकों की कमजोरी है सर, ये क्या लंबी चलने वाली है? देखिए, लंबी चले ना चले, लेकिन ये है कि इनमें अप ट्रेंड तो नहीं आने वाला संदीप जी। और मैं यहाँ पर जो बैंकों के नाम ले रहा हूँ, अगर इनमें आपकी पोजीशन है तो इनसे थोड़ा एग्जिट होइए। पहला बैंक आपने ले ही लिया एक्सिस बैंक में, अभी जो लेवल्स की बात करें तो 1100 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आरबीएल जो कि छोटा है पर खोटा है, यहाँ पर भी 230 का लेवल चल रहा है और अभी करेक्शन के संकेत यहाँ पर आरबीएल में थोड़े ज्यादा हैं। 200 रुपए तक का लक्ष्य है, तो अगर करेक्शन देखते हैं तो 8 से 10% की दिखाई देती है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी निकलना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक अब थमता हुआ सा नजर आएगा, लेकिन फिलहाल 1150 के आसपास आके तब तक अभी आपको थोड़ी सी सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है। अब आपको बाइंग कहां पर पहले आएगी, इस बात को फोकस करना है। तो मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट बैंकों से ज्यादा जल्दी बाइंग आपको पीएसयू और छोटे बैंकों में देखने को मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा वो लीड करता हुआ नजर आएगा। पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, इधर से लेना है और इधर से जो आपके जो पीएसयूज बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, उनमें शिफ्ट कर देना है। क्योंकि बड़े बैंकों में करेक्शन के संकेत तो हैं, लेकिन छोटे बैंकों में बॉटम आउट होने के चांसेस भी बन रहे हैं। तो छोटे बैंकों पे और पीएसयू बैंकों पे ज़्यादा फोकस करें बनस्पत निजी, और बड़े बैंकों के बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन, ये कुछ ऐसे नाम हैं, यहाँ पे आपको फोकस करना है। एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से दूरी बना के रखिए। टारगेट्स आपको बताए गए हैं, नीचे में कहाँ आ सकते हैं, उन लेवल्स को आप ध्यान में रख के चलिए। इसके अलावा सर, अगर हम बैंकिंग को छोड़ दें तो मेटल और रियल्टी, ये दो और ऐसी कैजुअलिटीज़ हैं जो कि हम देख रहे हैं कि बजट के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हुई दिखी हैं। खासतौर पर अगर हम रियल्टी की बात करें, जो इंडेक्सेशन का फ़ायदा ले लिया गया है, जो अब फ्लैट सेलर्स हैं या फिर जो प्रॉपर्टी सेलर्स हैं उनके हाथ से, वो एक पेन पॉइंट बना हुआ है। और दूसरी ओर मेटल्स के लिए सर, कल एक फैसला भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो स्टेट्स हैं उनको भी ये जो एक सेस है माइनिंग के ऊपर, वो लगाने की मंजूरी दी गई है। तो सेंटर के लिए और माइनर्स के लिए जितनी भी ये माइनिंग कंपनियां, इसमें एनएमडीसी प्रमुख है, हिंदुस्तान जिंक कल गिरा, जेएसपीएल गिरा, सेल में भी गिरावट थी, टाटा स्टील भी गिरावट के साथ ही बंद हुआ। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? दोनों सेक्टर्स पर अपनी राय दीजिए। संदीप जी, आपकी खास बात यह है कि आपको छोड़ते नहीं है और डिटेल में डिस्कशन करा लेते हैं। पहला देखिए, आपकी प्रॉपर्टी की बात कर लूं तो आपके चैनल पे मैंने पिछले 1 महीने से सिर्फ एक ही गुहार लगाई है कि भैया प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत चल चुका, प्रॉफिट बुक कर लो। कितना चल गया आज वो भी बता देता हूं। इस साल देखें तो 167% का रिटर्न प्रॉपर्टी स्टॉक्स ने दिया है, जो कि नंबर्स आप खुद ब खुद कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तो अब अगर 167% चला है तो भैया मैं 30% से का करेक्शन करीब उम्मीद करता हूं, और उन लेवल्स तक गिरावट के संकेत हैं। लेकिन बहुत से हो सकता है यहाँ पे ज्ञानी पंडित कह रहे हो नई प्रॉपर्टी में बूम आ जाएगा। सरकार के इस निर्णय को डिटेल में समझेंगे तो समझ में आएगा कि आगे यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट भी गिरेंगे, स्टॉक के रेट भी यहाँ पर और करेक्ट होंगे। तो इस चीज को संभालिए। यहाँ पर फिलहाल प्रॉपर्टी काउंटर से रहिए दूर और उनमें कर लीजिए प्रॉफिट बुक जिनमें आ रहा है, और ज्यादा प्रमोटर बनने की कोशिश ना करें, ज्यादा कुछ उछल कूद ना करें, सिर्फ प्रॉफिट बुक करें। दूसरा स्टॉक की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा स्टॉक जो है, आपने सेक्टर बात करी मेटल की। मेटल में मैं कुछ काउंटर का नाम ले लेता हूं। पहला है सेल, हिंडाल्को, नेशनल एल्युमिनियम, वेदांता, हिंद कॉपर, और यहाँ पर दूसरा है अंकित मेटल। मैं इन काउंटर्स के नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन काउंटर में जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, ये एक डिप पे बाय की स्ट्रेटजी है। चाइना हमारा जो है, जिस तरीके की अभी एक्टिविटी हो रही है उससे मेटल काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग तो है, लेकिन ये गिरावट सस्टेन नहीं करेगी और आगे जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है उसमें ये वापस से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो चाहे आप हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर या फिर सेल, इनमें आपको थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए और इस गिरावट पे एकुमुलेट करिए। ऐसा नहीं कि आपको कल ही मार्केट में जाके सीधे झंडा गाड़ देना है, रॉकेट लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर 20-25% की खरीदारी, फिर थोड़ा सा करेक्शन का वेट। तो अभी 2-3 दिन सेंटिमेंट खराब रहेगा। यानी कब तक खराब रहेगा? नोट कर लीजिए, आपने नोटिस बोर्ड पे लगा लीजिए।
अगले हफ्ते तक, थर्सडे तक अभी ये माहौल ऐसा ही दिखाई देगा। जब तक, तो तब तक आपको धीरे धीरे करके एकुमुलेट करना है। जब एकुमुलेट हो जाएगा तो आपको फायदा भी उसी हिसाब से नजर आएगा। तो ये आप स्ट्रैटेजी मेटल में रख सकते हैं। चलिए सर, मज़ेदार बात यही है, आपके साथ बात करने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा या खासियत है कि सीरियस बातों में भी आप ऐसी बातें बीच में मजाक की कर जाते हैं ना कि मज़ा आता है बातचीत सुन के। और आपने जो रियल एस्टेट में कहा है कि प्रमोटर बनने की कोशिश ना करें, वो तो मज़ेदार बात बोली सर आपने। और इनफैक्ट मेटल में जो कमज़ोरी हो रही है उसमें एक सीरियस बात यह है कि आप एक्यूमुलेट कीजिए इन स्टॉक्स को। आप जो गिरावट हो रही है धीरे धीरे इनमें खरीदारी करके चले। बहुत सारे नाम हैं, मैं लिस्ट नहीं बोलना चाहता, मैं लिख तो लिए हैं वैसे, लेकिन इन शेयरों में आपको गिरावट पर खरीदारी करनी है, यानी एक्यूमुलेट करके ही आपको रणनीति बना के चलना है। अच्छा सर, तेल गैस और पीएसयू शेयर्स, इनमें हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार खरीदारी हो रही है। एमएमटीसी हुआ, एसटीसी हुआ। एमएमटीसी तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा 20% का सर्किट लग गया। कल हमने एसटीसी में भी 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इनको कच्चे तेल का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा ओएनजीसी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑयल इंडिया भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो पीएसयू और ये जो तेल गैस शेयरों की रैली बनी है सर, इसमें तेजी में कहां खरीदारी के मौके हैं अभी भी? देखिए, इनमें तो एक ही बस आंसर दे सकता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, बस बने रहो, डटे रहो और आगे अपने पोर्टफोलियो को चमकने दो। कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बीच में जो आप पकड़ना चाहते हैं, उसमें अगर पकड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके पकड़िए। लेकिन अगर मनी 9 के प्रोग्राम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप पहले पकड़ चुके होंगे, और अगर आप किसी और चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो अब पकड़ेंगे। तो यहां पर रिटर्न का बहुत बड़ा फर्क है। क्यों फर्क यहां पर आएगा? क्योंकि मैं इस समय जो रिटर्न देख रहा हूं उसमें एक बार मार्केट में थोड़ी गिरावट के संकेत बनेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो चढ़ने में ज्यादा फायदा है। लेकिन अभी मैं, आपने जब इतने बड़े स्टॉक्स की चर्चा कर दी, उस पर आ जाते हैं। देखिए, आईओसी है, ओएनजीसी है, गेल है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये यहां से भी अभी 8 से 10% की रैली के बाद करेक्शन दिखाई देंगे। तो जो संकेत हैं, जैसे आप, अब चूंकि आपने पहली रैली मिस कर दी, पहला कोट तो बजट के बाद निकल गया, तो अब आपको क्या करना है? आपको यहां पर सिर्फ 30% निवेश, थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो 20% निवेश, टोटल 50% ही निवेश कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका 3 साल 5 साल का व्यू है तो पकड़ लीजिए कौन से स्टॉक, आईओसी पकड़ लीजिए, ओएनजीसी पकड़ लीजिए, बीपीसीएल पकड़ लीजिए, गेल को यहां पर पकड़ के चलिए। इन स्टॉक से प्रॉफिट बुक करने की भी जरूरत नहीं है, इनको भूल जाइए 3 साल के लिए। आपको मल्टी बैगर अगर कोई बनते हुए आगे कंपनी नजर आएगी तो वो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं। और इसमें अगर तड़का लगाना है तो एनर्जी के साथ पावर को इंक्लूड कर लीजिए। पावर ग्रिड आज फिर ब्रेकआउट पर है, टाटा पावर में आज फिर से बॉटम आउट हो रहा है, एनएचपीसी आज कौड़ियों के भाव मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स को एकोमुलेट करिए, कुछ ही दिन के अंदर आपका स्माइल भी आ जाएगा अच्छा खासा। अरे वाह, क्या बात है। तो आईओसी हुआ, ओएनजीसी हुआ, बीपीसीएल, गेल, ये मल्टी बैगर्स हैं। इनको 3 से 5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। और उसमें कुछ पावर स्टॉक्स भी बताए गए जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अब शुरुआत करते हैं इस बात की कि आज की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो रणनीति है वो तो समझ ली, लेकिन सर डिफेंस और रेलवे शेयरों में जो गिरावट हो रही है उसमें भी थोड़ा समझा दीजिए कि क्या करना है, क्योंकि लंबी लिस्ट है रेलवे स्टॉक्स की। आईआरएफसी, इरकॉन, आरवीएनएल, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़, रेलटेल, इसके अलावा डिफेंस में मिधानी, बीडीएल, ये भी गिरते हुए नजर आए। तो डिफेंस रेलवे शेयरों को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि अलग अलग लेवल्स पे अपने जो स्टॉक्स हैं जो ऊपर फंसे हुए हैं वो बताते हैं हमें। तो क्या करना है सर इस दोनों स्पेस में? देखिए, सबसे पहले रेलवे की चर्चा कर लेते हैं। और रेलवे की चर्चा अगर नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है संदीप जी, आपका ये प्रोग्राम ना कंप्लीट नहीं होगा, और फिर आपको दर्शक ये कहेंगे कि आपने आधा अधूरा प्रोग्राम मत अपलोड करिए, या आप अपना आधा प्रोग्राम मत दीजिए। तो फिलहाल रेलवे की जो सिचुएशन है उसमें देखिए होता क्या है। इस समय अगर मैं रेलवे को देखता हूं तो जनवरी से अब तक में लगभग 80% से ऊपर के रिटर्न दे चुके हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये पीछे हट रहे हैं। पीछे हटने की वजह से क्या हो रहा है कि अब सीना और चौड़ा करके इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना करिए, जिससे कि आपको बेहतर फायदा मिल सके। बजट के बाद बहुत ज्यादा जो है वो थोड़ा सा बबल क्रिएट हुआ था, वो अब धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। देखिए, मैंने सिर्फ एक शेयर छोड़ा है जिसका नाम है आईआरसीटीसी, और अगर नहीं छोड़ा तो आज पेन और बढ़ जाएगा। दूसरा, आप लोगों को जैसे लेवल्स बताएं, देखिए मैं एक एक करके आता हूँ। राइट्स आपको 650 रुपए से आपको एकुमुलेट करना है। रेलटेल करंट लेवल 492 रुपए, कोई परेशानी नहीं है, 540-50 रुपए के लिए एकुमुलेट करिए। एरिकॉन 290 में भी दिया था, 282 चल रहा है, यहां पर भी लीजिए, और 275 तक
एकुमुलेट करिए, 325 का मजा लेंगे। आरवीएनएल में थोड़ा सा रुक रहे हैं, आरवीएनएल में यहां पर मुझे ऐसा लगता है एक बार 540-45 रुपए तक के लेवल दिख सकते हैं, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। आईआरएफसी 175 पे फिर से चढ़ जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको ऊपर और नीचे के लेवल देखने के। टेक्स इंफ्रा ही एक ऐसा है जो कि अभी भी खड़ा है, तो इस पे 140 है, तो इस पे थोड़ा एक्सपोजर कम रखिए, लेकिन खरीदारी कर सकते हैं। JWL 620 और 590-95 के पास। और टैक्स रेल की बात कर लेते हैं, 276 है जिसको कि आप खरीद सकते हैं 250 के पास। लेवल्स जो बताए हैं, अगर इसके उधर उधर कूदेंगे तो आपको थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इन लेवल्स को फॉलो करेंगे तो आपको रिवॉर्ड बढ़े और रिस्क आपका बहुत छोटा होगा। अब दूसरा, चूंकि आपने डिफेंस की बात की है, और डिफेंस में इस समय सभी हिले हुए हैं और सबको ऐसा लगता है कि बड़ा गिरावट आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मत परेशान होइए। अगर स्टॉक में इतनी बड़ी रैली दिखाई देगी तो थोड़ा तो गिरने का सब्र रखिए और कुछ अपने दोस्तों को भी लेने दीजिए। ऐसा थोड़ी कि आप ही सिर्फ स्टॉक का सारा मजा ले जाएंगे। तो इस समय अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी कुछ दिन और रखनी, लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पे HAL और BEL पे एकुमुलेशन कर सकते हैं और अपनी 30 से 40% पोजीशन यहां पर ऐड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा एक दो सेशन और रुक जाइए। एवरीडे संदीप जी शो करते ही हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ अगर यहाँ पर और पहले अगर ब्रेकआउट्स आते हैं, पहले बॉटम आउट होता है, तो वहां पर चढ़ जाएंगे। चलिए, तो मोटा मोटी बात ये है कि डिफेंस और रेलवे में कोई घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल्स आपको बताएगा उनका ध्यान रखिए, धीरे धीरे खरीदारी शुरू कीजिए इन दोनों ही सेक्टर्स की जहाँ तक बात है। आईटी में सर लास्ट टाइम आपसे बात हुई तो आपने कहा था 2 महीने रुक जाइए, 2 क्वार्टर्स रुक जाइए। अभी क्या अभी भी उसी व्यू पर आप इंटैक्ट हैं? उसको तो आप अपनी जो है पोर्टफोलियो लिस्ट से ही काट दीजिए, जिससे आपको देखना ही ना पड़े, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको कुछ अभी रिटर्न देने वाले नहीं है। 2-3 स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप और हम इतने बड़े ज्ञाता नहीं कि वही 2-3 स्टॉक पकड़ पाए, फंसेंगे जरूर। तो फंसने से ज्यादा अच्छा है कि अपन उधर काटा ही नहीं डालें। चलिए ठीक है, फेयर एनफ सर। जो आपका पहले व्यू था अभी भी उस पर आप इंटैक्ट हैं, लेकिन ऑटो में हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देख रहा है। कल का एक स्टार परफॉर्मर था टाटा मोटर्स का शेयर, इसने कल अपना रिकॉर्ड हाई भी छुआ है और अब मजबूती के साथ ही बंद हुआ, बावजूद इससे कि बाजार कमज़ोर था। और बहुत सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, जैसे लास्ट टाइम आपसे बात हुई भी थी, उसमें मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। जमुना ऑटो, PPAP ऑटो, फेडरल मोगुल, ये कुछ स्टार परफॉर्मर्स थे कल के सेशन में। और इनफैक्ट टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR की कंबाइंड मार्केट कैप आप देखें 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँचती हुई दिखी है। तो अब क्या करना है सर ऑटो शेयरों में, कहाँ खरीदारी के मौके हैं अभी भी? देखिए, सारे स्टॉक्स अगर ले लेंगे तो कुछ एक्सरसाइज लोगों को भी करने दीजिए संदीप जी। आप तो कोई भी सेक्टर ही नहीं छोड़ रहे, कुछ तो सेक्टर छोड़ना चाहिए आपको, जिससे कि लोग एक्सरसाइज कर सकें। लेकिन हाँ, चिंता की आपको मनी लाइन को बहुत ज्यादा चिंता होती है कि इन्वेस्टर का नुकसान ना हो, वो ये कह सकता हूँ कि अब थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अभी इस हफ्ते, इस महीने तक अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉक हाई जरूर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रेट पे नीचे आएंगे और वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर स्टॉक के हिसाब से देखें तो बजाज ऑटो, मारुति, टाटा मोटर, इन सब में थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए। बहुत रैली दिखा चुके हैं, थोड़ा करेक्शन आएगा, नए गाड़ियां लॉन्च होंगी, नए बाइंग फिर से देखने को मिलेगी। सीजन अभी बरसात का है तो थोड़ा सा प्रेशर भी दिखाई देगा, तो थोड़ा सा वेट करके फिर से लिया जा सकता है। दूसरी तरफ आपने जो पार्ट्स की बात करी है, अब यहाँ पर अगर आप पार्ट्स की तरफ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां पर अट्रैक्शन है और उनमें बने रहने की राय है। उनमें आपको नहीं एग्जिट होना, उसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनियों से प्रॉफिट बुक और छोटी कंपनियां जो ऑटो पार्ट्स कंपनियां, ऑटो इंडिया, मुंजाल ऑटो, श्याम ऑटो, रिको ऑटो, ओमेक्स ऑटो, इन सब पे बने रहिए। चलिए, तो फेयर इनफ सर। अच्छा सर, आपकी बात का जवाब दे दूं, फोकस इस बात पे नहीं है कि हमारे जो इन्वेस्टर या दर्शक हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। फोकस इस बात पे है कि रवि जी केवल एक ही दिन आते हैं हफ्ते में, और उस एक दिन में पूरा जो निचोड़ है मार्केट का वो हमें लेना है, और फ़ायदा नहीं हो जहां होगा वो मौका नहीं हमें छोड़ना है, क्योंकि रवि जी एक ही बार मौका देते हैं हफ्ते में। तो एक बार जब जुड़ते हैं आप, तो मैं सारे सेक्टर्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। चलिए, अब जेके पेपर के कल नंबर्स आए थे, 50% से ज़्यादा मुनाफा हमने देखा घट गया, तो ये स्टॉक तो गिरा ही, उसके साथ साथ जो बाकी पेपर स्टॉक्स हैं उनमें भी गिरावट हुई है। जरा एक बार पेपर स्टॉक्स पर भी अपनी राय दे दें सर। देखिए, ये दो ही टाइम पे चढ़ते हैं, एक इलेक्शन की अनाउंसमेंट और दूसरा बजट की सब्सिडी, और अब हो जाता है टाइम ओवर। और इस पूरे सेक्टर से अब कर लीजिए प्रॉफिट बुक, क्योंकि आने वाले 15 से 20 दिनों में थोड़ी और गिरावट बढ़ेगी। मैं 15-20 दिन कह रहा हूँ, कल थोड़ी कह रहा हूँ, 15-20 दिन। तो इसका मतलब है कि आपको इन सेक्टर, पेपर वाले सेक्टर से अब आपको पोर्टफोलियो करना है स्विच।
और स्विच करके दूसरी तरफ जाना है। चलिए, तो पेपर स्टॉक से कह दीजिए टाटा बाय बाय, और अब फोकस है पूरी तरह से नतीजों के ऊपर। बाजार भी नतीजों के ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है सर। कई सारी कंपनियां हैं, इनफैक्ट अदानी ग्रीन का मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो गया, 95% इनका मुनाफा चढ़ता हुआ दिखा। लॉरस लैब ने निराश किया, एक्सिस बैंक की हमने बात कर ही ली। एल&टी के नंबर्स ठीक ठाक थे, इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग भी ठीक था, टेक महिंद्रा के नंबर्स भी आए। ज्योति लैब, ये सर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है बहुत शानदार रही, 10% से ज़्यादा की जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है, किसी को भी इसने सरप्राइज़ किया। और कल के सेशन में आप देखिए 8% की मजबूती लेके ये काउंटर बंद हुआ है, बावजूद इसके कि नेस्ले के नंबर्स आए थे, वहाँ पे मैगी की वॉल्यूम ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है। तो ये जो पूरा एफएमसीजी का तबका है, या फिर नतीजों के बाद कहाँ पे फोकस बन रहा है सर मार्केट्स का अब? देखिए, फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि एफएमसीजी और खास तौर से फार्मा सेक्टर पे अभी बिल्कुल बेयरिश मत होइए और इन काउंटर्स पे अभी बने रहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी कि अभी इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हुए हैं, और अभी इस बार मुझे एक्सपेक्टेशन है कि फार्मा सेक्टर में आपको और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जहां तक देखिए, बजट के बाद एक ही स्टॉक से प्रॉफिट बुक किया जाता है, वो है आईटीसी। उसके अलावा दूसरा कोई और स्टॉक प्रॉफिट बुक करने लायक नहीं लगता फिलहाल। अगर एफएमसीजी में है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोलपाल और मारिको, इन सब में थोड़ा सा एडिशन करिएगा। लेकिन मैं बार बार आपको ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन में अगर आप बहुत अग्रेसिव एडिशन नहीं करते हैं तो कुछ ऐसा मिस होने वाला नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मार्केट में इस समय ऐसा पैनिक भी क्रिएट हो रहा है, ऐसा पॉजिटिव भी क्रिएट हो रहा है, तो उससे थोड़ा दुविधा से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, थोड़ा दूर रहें, मार्केट की जो उठापटक है उसमें शायद आपका नुकसान हो सकता है। आखिरी 2 सवाल सर आपसे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आज और वीकेंड पे जो नतीजे आने वाले, आज तो 2 ही मेन कंपनियां बड़ी हैं जिसमें नंबर आएंगे, एक तो है चोलामंडलम फाइनेंस और दूसरा सिप्ला। वीकेंड पे 3 बड़ी कंपनियां सर, एक तो डॉक्टर रेड्डीज है, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके नंबर्स आने वाले हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बैंकों के नतीजे थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए, येस बैंक के नंबर्स आए थे, आरबीएल बैंक के नंबर्स आए थे। तो वीकेंड पे हम देखते हैं कि बैंकों के काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आते हैं। तो जिनके नंबर्स आने वाले हैं आज और वीकेंड पे, कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सिप्ला, इन दोनों को यहाँ पर नजर रखिए और इनको बाय करके ही स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखिएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आईसीआईसी बैंक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डॉक्टर रेड्डीज चूंकि इस लेवल का है कि जो हमारे ज़्यादातर इन्वेस्टर हैं, वो इतना महंगा शेयर तो मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, ये है कि रिजल्ट इसके भी पॉजिटिव आने के संकेत है, तो अगर बने हैं तो पोजीशन को होल्ड रखें। चोलामंडलम से जरूर आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल सर, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र है? वो स्टॉक जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं निकाल कर अपने पिटारे से, जहां पे खरीदारी करनी चाहिए, रिटेल निवेशकों को जहां पे फोकस करना चाहिए। देखिए, वैसा तो मैंने बहुत स्टॉक की चर्चा कर दी है और बहुत स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड कर दिए, कोई सेक्टर से कोई स्टॉक नहीं छोड़ा है। लेकिन टॉप स्टॉक्स के मैं अगर देखता हूँ तो मुझे डेटा पैटर्न एक करंट लेवल पर अच्छा लग रहा है, जिसमें कि अपसाइड का रुझान करीब 3800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा महंगा लगा क्योंकि 3300 का लेवल है, तो हमारे बहुत से छोटे इन्वेस्टर जो नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए छोटा स्टॉक है आईओसी, जिसे आप ले सकते हैं। टारगेट है 200 रुपए का। तो ये 2 स्टॉक हैं। स्टॉप लॉस इस आईओसी के केस में आपको थोड़ा नीचे का जरूर दे रहा हूँ 170 का, लेकिन उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, एकुमुलेट करेंगे। लंबे टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक है, तो ये 2 स्टॉक को फोकस करके चल एक सकते डेटा पैटर्न का भी स्टॉप लॉस बता दें सर, अगर 3800 का टारगेट आप बता रहे हैं तो। हैं। 3150 का। 3150 रुपये का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले आप हमसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? बस मनी 9 को फॉलो करें और इधर उधर ज्यादा कूदने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट में डर कहीं ना कहीं से आपको चिढ़ाएगा, डराएगा। उससे बचें। और जिन भी स्टॉक्स की चर्चा मैंने करी है, इन स्टॉक्स को मैंने अपने क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है। पर्सनल मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। तो फिलहाल मनी 9 को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को आप अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैं जरूर चेक करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ शामिल हुए। और आपसे रिक्वेस्ट जाते जाते सर एक ये भी है कि अगर आप एक दिन फिक्स कर देंगे हमारे दर्शकों के लिए तो शायद बहुत अच्छा होगा, कि आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वो आपको फॉलो भी कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आप किस दिन हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप उस चीज़ को अप्रूव कर दें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा सर। जी, मैं कोशिश करूंगा संदीप जी। मैं इस हफ्ते थोड़ा सा कुछ हमारे बाहर के शेड्यूल है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपसे डिस्कस करके एक दिन जरूर फिक्स करेंगे। आप फिर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे सर।
चलिए तो एक बार जल्दी से आपको बताते हैं कि जो स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं उसमें डेटा पैटर्न से एक स्टॉक है जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 3800 का टारगेट है, अभी 3400 के आसपास है, 3150 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा नाम है आईओसी का, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बताया गया है और शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स हैं वो 200 रुपये के आसपास के हैं। 170 रुपये का आपको आईओसी के केस में स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म का व्यू है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चाहें तो आईओसी को कंसीडर करके चल सकते हैं। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं बीच बाजार में। वो आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर खास करके फोकस करते हैं और नतीजों वाले जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी उनका खास तौर पे फोकस रहता है। तो इस शो में सुबह 10:30 बजे हर दिन आप सोमवार से शुक्रवार जरूर जुड़ सकते हैं। तो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। उम्मीद करते हैं कि 5 दिन की गिरावट का सिलसिला थमेगा और आज स्क्रीन पर हरा निशान देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।